बूस्टर बुक पढ़ना, क्वेश्चनर में स्टार मार्क क्वेश्चन पढ़ना, बूस्टर बुक पढ़ना, स्टार मार्क क्वेश्चन पढ़ना, बूस्टर बुक पढ़ना, स्टार मार्क क्वेश्चन पढ़ना। इससे भी तुमको थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं। बूस्टर बुक पढ़ना, स्टार मार्क क्वेश्चन का आंसर लिख के देखना, बूस्टर बुक पढ़ना, स्टार मार्क क्वेश्चन का आंसर लिख के देखना, बूस्टर बुक पढ़ना, स्टार मार्क क्वेश्चन का आंसर लिख के देखना, मॉडल आंसर से चेक करना। 4 स्टेप सिंपल। रीड बूस्टर बुक, रीड द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, चेक द आंसर, मार्क द मिस्टेक्स यू हैव मेड। 5 स्टेप कंप्लीट करो, तुम्हारा प्रिपरेशन खत्म होगा। प्रिपरेशन के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। प्रिपरेशन सिंपल है। जितना बड़ा आपने सिलेबस पढ़ा है उसको क्रंच करो, उसके साथ जितने सवाल पूछे हैं उसको पढ़ लो, तुम्हारा प्रिपरेशन खत्म। इससे आगे और करोगे क्या? हाँ, इसके आगे तुमको प्रैक्टिकल केसेस वगैरह चाहिए तो नहीं सर, आईबीसी में प्रैक्टिकल केस पूछते हैं इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए मेरे 10-10, 15-15 मिनट के यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। जितने मेरे को लगते हैं कि आईबीसी के केसेस आईबीबीआई के वेबसाइट से पूछे जाएंगे, आई विल गिव यू 10 मिनट टेस्ट केस लिमिटेड। हैंडल करना 3 घंटे ईमानदारी से वर्ड के ऊपर बैठ जाओ, रप 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 कॉपी पेस्ट ही करना है मेरे को, और मेरे के दिमाग में सब कंसेप्ट रेडी है। दाड़ 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 चार्ट 3 घंटे में बनाऊंगा, अगले 3 घंटे में प्रूफ रीड कर लूंगा, उसके 1000 कॉपीज बना दूंगा, बांट दूंगा। पर मैं ही तुमको कंफ्यूज कर रहा हूँ, फिर मैं तो बहुत बड़ा पागल हूँ। मैं ही तुमको बोल रहा हूँ बूस्टर से भी पढ़, चार्ट से भी पढ़। क्यों? व्हाई शुड डू दिस? और वहां चार्ट में भी वही लिखने वाला जो बूस्टर में लिखा है। ठीक है, स्टेप टू 1 थे, एक ही चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड मेहनत करते रहो। कौन सा एसिड जलाता है ज्यादा, डाइल्यूटेड या कॉन्सेंट्रेटेड? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ज्यादा जलाता है। क्यों? इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। रिपीटेशन से कोई जलता नहीं है। डाइल्यूटेड एसिड 10 बार डालोगे तो जलेगा। मतलब ये बुक पढ़ोगे, वो बुक पढ़ोगे, वो बुक पढ़ोगे, वो बुक पढ़ोगे, 10 बुक पढ़ोगे, एंड में जली जाओगे। ठीक है, एक ही बुक 10 बार पढ़ो, डालो, जूम, इतना काम होना चाहिए। और अपन स्टूडेंट है फिलहाल। हाँ, तुम सीए बन गए और फिर तुम 10 बुक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। करोड़ों की बात कर रहे हो, तुम करना भी चाहिए। सीए बनने का तो 50 बुक लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। मैंने टीचिंग शुरू किया उसके पहले मैं कम से कम एक सिंपल बोलता हूं, देयर इज वन बुक रामैया, सुना नहीं होगा आपने। ये कंपनी, जितने भी बुक्स बने होंगे पूरे कंपनी, 4-5 साल तो कम से कम तुमको लग जाएंगे मेरे टक्कर में आने के लिए। करूंगा एक बार सब, उसके अंदर सेक्शन 15F इज ऑल अबाउट, समझ में समझो कई। ओके, सवाल है सर, राकेश झुंझुनवाला, पूरनजू दीक्षित, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, ये अगर मार्केट में शेयर परचेस करते हैं तो बड़ा परचेस करेंगे, इसके शेयर का प्राइस रफ करके ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये कुछ इमीडिएटली सेल करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्या? फर्स्ट थिंग, सेबी में एक गाइडलाइन है, सब्सटेंशियल एक्वाजिशन एंड टेक ओवर गाइडलाइन। जब आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के स्टेक का 5% से ज्यादा लेते हो, 5% से ज्यादा, पहले 25% तक, जहां तक मैंने इसको पढ़ा है, अभी हो सकता है इस गाइडलाइंस चेंज हुई हो, आई हैव जस्ट रेड देम बिफोर 1 or 2 years आई गेस, जब बहुत हिट पे था वो मैटर। तो अगर आप 25% तक के, जब तक 25% तक एक्वायर ना कर लो, 5% अगर आप या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी का स्टेक उठाते हो, तो आपको सब्सटेंशियल डिस्क्लोजर देना पड़ता है सेबी को, और इसका पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है, यू आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर ये पब्लिक अनाउंसमेंट करते तो हमको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि तुम सही जगह पे चेक नहीं करते। पब्लिक पेपर, न्यूज़पेपर में चेक करती है कौन किसने कितने शेयर परचेस किए। यू शुड चेक इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द सेबी कि भाई किसने कितने शेयर्स परचेस किए हैं, कौन सब्सटेंशियल। अभी भी आप सेबी की वेबसाइट पे जाओ तो जो लोग सब्सटेंशियल एक्वाजिशन कर रहे हैं ना, जिन्होंने आज के दिन में पूरे डिस्क्लोजर्स दिए होंगे, वो सब लोगों की लिस्ट सेबी ने बना के डिस्क्लोज की होगी कि कौन कहां इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। लेकिन 5% है, उससे ज्यादा जहां तक मुझे याद है या जहां तक अमेंड नहीं हुआ, अबाउट 25% फॉर एवरी 1% यू हैव टू डिस्क्लोज। 25% के ऊपर बहुत ज्यादा होल्डिंग हो गया है तो आपको हर परसेंट के लिए डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड अबाउ 50% तो आप एक शेयर भी परचेस करो तो भी डिस्क्लोज करना है। तो ये उस गाइडलाइन में कवर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई एक्वायर करता है तो डिस्क्लोजर देके करेगा, और डिस्क्लोजर देके करेगा, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। हाँ, अगर वो परचेस करेगा, प्राइस बढ़ जाएगी, फिर बेच देगा तो अच्छी बात है ना, उसने उतना गुडविल कमाया है, इशू मस्ट डन। समझ में आया पक्का? हाँ, चलो, ये चीज होने के बाद, हाँ, बिफोर द परचेस
एंड बिफोर द सेल बोथ द टाइम। क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? हाँ है ना? ये चीज होने के बाद, अच्छा ये डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा, आपको इच्छा है क्या ड्रॉ करने की? 3 पे सब विषय क्या क्या कौन पैदा हुआ? I think there is a 40 minutes video. We will try to shorten that. I will increase the speed. You manage it, okay? मोड़ के ऊपर कौन सा क्या हुआ? ठीक है, लाइफ में कभी कभी होते हैं एक्स्ट्रा लेक्चर, उसमें क्या टेंशन लेना। आगे सेक्शन नंबर पूरा ध्यान बोर्ड पे। आदरणीय परम पूजनीय घोटाला केसरी राजू कुछ हर्षद मेहता, आदरणीय परम पूजनीय घोटाला केसरी स्वर्गवासी हर्षद मेहता। नाम लेना रिस्पेक्ट से लेना हर्षद मेहता का, अपन देर नहीं करेंगे। हाँ क्या तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों इतने इज्जत से नाम लेना चाहिए सभी पर्सन का? 2 रीजन। रीजन नंबर 1, घोटाला क्या होता है ये पूरे देश को इसने सिखाया है और घोटाले के स्टैंडर्ड इसने सेट किया है। 1992 में 4000 करोड़ का घोटाला, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, समझ में आ रहा है? तभी आदमी 4000 करोड़ का घोटाला कर चुका था, जब लोग 2-4 करोड़ के घोटाले करते थे। हर्षद मेहता बोले तुच्छ 2-4 करोड़ का घोटाला। क्या कौन पैदा हुआ था? हाँ ये ठीक है, अच्छा गुड सर। मैं भी था, मैं 87 में बॉर्न हुआ, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो हर्षद मेहता जब 4000 करोड़ का घोटाला कर रहा था, तब लोग 2-3 करोड़ 4 करोड़ के घोटाले कर रहे थे। हर्षद मेहता बोले पागल है क्या, तुच्छ आदमी है। और फिर लोगों ने हर्षद मेहता को एज अ माइलस्टोन सेट किया कि घोटाला करेंगे तो साला इससे ज्यादा करेंगे। तो जाके आज आप जो देख रहे हो अमाउंट्स, वो हर्षद मेहता से इंस्पायर्ड है। 7000 करोड़, 12000 करोड़, 45,000 करोड़, कोल घोटाला 2 लाख करोड़। फिर हर्षद मेहता खुद ही टेंशन में आ गया, वो बोले इतना नहीं बोला था मैंने, तुम बहुत ही सीरियसली ले लिए बोले मेरे को, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ था हर्षद मेहता में समझना। ये तो पहला रीजन है कि क्यों इज्जत से नाम लेना चाहिए। दूसरा रीजन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इकलौता बंदा है ये एक, जिसके खिलाफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 72 केसेस दर्ज किए गए और सिविल प्रोसीजर कोड में 600 केसेस दर्ज किए गए। 672 केसेस ओनली अगेंस्ट 1 पर्सन, जिसमें से उसकी आत्मा को शांति मिले, जिसमें से सिर्फ 27 एंटरटेन हुए और सिर्फ 1 प्रूव हुआ। लुक एट द प्रोबेबिलिटी। और वो भी प्रूव होते होते हर्षद मेहता निकल लिए थे ये तुच्छ हरकतें चल रही है, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए, इमेजिन द प्रोबेबिलिटी, 672 में से सिर्फ 1 केस प्रूव हो रहा है। दिस शोज दैट हैंडीकैप्टनेस ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं? अब हर्षद मेहता ने ये गेम कैसा खेला? सबसे पहला सवाल, हर्षद मेहता ने किन चीजों का इस्तेमाल किया? 3 चीजों का हर्षद मेहता ने इस्तेमाल किया। कोई भी फ्रॉड करने के लिए 3 टूल्स की जरूरत होती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्रॉड कैसे किया। मैं ऐसा नहीं सिखाऊंगा, और करोगी तो मेरा नाम नहीं लेना। क्लियर कंसेप्ट? लेट्स गो। सबसे पहला टूल हर्षद मेहता का जो मार्केट में टूल था, आजकल बहुत सारे लोग इन झंझटों में फंसाते हैं आपको, तो ये भी मैं बोल दूं इसमें फंसने का नहीं। द टूल इज कॉल्ड एज चेन बोरोइंग। व्हाट इज चेन बोरोइंग? सिंपल सी बात है, आई विल टेल यू। देयर इज पर्सन ए जो आपका फ्रेंड है, इससे आपने 1 लाख रुपए मांगे। पर्सन ए ने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। अब 1 लाख रुपए लेके चले गए। देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ यू कॉल्ड बी। जब ए को 1 लाख वापस देने की जरूरत आएगी ना, तो आप बी से मांगोगे 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। जब बी आपको 2 लाख रुपए देगा, उसमें से 1 लाख तुम पर्सन ए को रीपे कर दोगे और 1 लाख खुद यूज करोगे। देयर इज पर्सन सी जो अगेन आपका फ्रेंड है, पहचान वाला है, आप इससे 4 लाख मांगोगे। जब डी को रीपे करने की जरूरत आएगी, ये 4 लाख में से आप 2 लाख डी को रीपे कर दोगे और 2 लाख रुपए खुद यूज कर दोगे। जब आपको 4 लाख रुपए रीपे करने की जरूरत पड़ेगी, उस समय में आप वापस ए के पास जाओगे, ए को बोलोगे मेरे को 6-7 लाख रुपए चाहिए। ए भी सोचेगा अरे हाँ, इसको तो मैंने इसके पहले पैसे दिए थे और इसने ईमानदारी से वापस किए हैं, तो मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ गया, मैं इसको दे सकता हूं। तो ए तुमको वापस पैसे देगा 8-10 लाख रुपए, तुम उसमें से 4 लाख सी को पे करोगे और ये चेन ऐसा ही चलता जाएगा। लोग ऐसे जीते हैं। दिस कॉल्ड चेन बोरोइंग। चलने दो। हर्षद मेहता ने सिर्फ इसमें एक अच्छी चीज की, जितना भी पैसा वो बोरो कर रहा था एक्स्ट्रा, उसको स्टॉक्स में लगा रहा था। जैसे 1 लाख लिया स्टॉक में लगा दिए, बी से 2 लाख लिए उसमें से 1 लाख लगा दिए, सी से 4 लाख लिए उसमें से 2 लाख लगा दिए। ऐसा कर करके उसने एक ही शेयर को टारगेट किया जिसके अंदर कंसिस्टेंटली फंड फ्लो हो रहा था।
और आप एक शेयर को कंसिस्टेंटली पैसा डाल डाल के एक साल तक चलाओ, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट में डिफरेंस क्रिएट करेगा ही। ये पहला दिमाग लगाया। जब हर्षद मेहता ने टारगेट करके एक शेयर को इस तरीके से हाइप लाया, एकदम बुल रन दिखा दिया एक शेयर में, सेबी परेशान हो गया। और सेबी के बुक में और लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं था जो किसी पर्सन को ये चीज करने से रोके। तो सेबी ने क्या किया, सेबी बोले जो शेयर ये बंदा परचेस करेगा ना, हम उस शेयर को बेचेंगे। जो शेयर ये बंदा परचेस करेगा, हम उस शेयर को बेचेंगे। तो सेबी ने हर्षद मेहता जितने शेयर परचेस कर रहा है उतने शेयर के डबल शेयर मार्केट में बेचना शुरू किए। तो हर्षद मेहता ने जो प्राइस 100 रुपए से लेकर 500 तक लाई थी, सेबी उसको वापस 100 पे लेके जाने के लिए रेडी। और इसमें हर्षद मेहता को लॉस था। क्या लॉस था कि उसने जो 500 तक शेयर की प्राइस लाई, अब बच्चे जब वो शेयर सेल करेगा उसको 100 पे सेल करने पड़ेंगे, तो उसका लॉस था। तो जब सेबी ने ऐसा शुरू किया तो हर्षद मेहता ने दूसरा वाला टूल निकाला, इंटर बैंक बोरोइंग्स। हर्षद मेहता ने दो छोटी बैंक्स को पकड़ा, पहली बैंक बैंक ऑफ कराड़, दूसरी बैंक मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया, और इन बैंक्स को बोला कि भाई तुम बड़ी बैंक्स बोरिंग लो, जैसे एसबीआई एक्सेट्रा। अब नॉर्मली जब इंटरबैंक बोरिंग होते थे तो ये इंटरबैंक बोरिंग 15 दिन के होते हैं, सिर्फ कितने दिन के, 15 दिन। तो इमरजेंसी वाले बोरिंग होंगे, 15 दिन में तुमको रीपे भी करना है। पहले ऐसा होता था कि जब इंटरबैंक बोरिंग होते थे तो छोटी वाली बैंक बड़ी वाली बैंकों को मॉर्गेज देती थी, लेकिन 15 दिन के बोरिंग में मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए 5 दिन चले जाते थे। मॉर्गेज का वैल्यूएशन करो, मॉर्गेज डीड बनाओ, उसका स्टैंपिंग, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, किसने बोला? तो 15 दिन का बोरिंग का खास इमरजेंसी बचा। तो फिर बैंक्स ने खुद के अंदर सिस्टम बनाई कि भाई हम इंटरबैंक बोरिंग्स में मॉर्गेज यूज नहीं करेंगे। सब बैंक्स ने एग्री किया, हम ना प्रॉमिसरी नोट्स इशू करेंगे जिसके अंदर ये लिखा होगा कि अगर छोटी बैंक बड़ी बैंक का बोरिंग रीपे ना करे तो छोटी बैंक की स्टेट को बड़ी बैंक लेके जा सकती है। एंड दिस प्रॉमिसरी नोट इज कॉल्ड एज बैंक रिसीट्स और बैंक नोट, और ये छोटी बैंक इशू कर सकती थी। हर्षद मेहता ने छोटी बैंक्स को पकड़ा और उनको बोला लो इंटरबैंक बोरिंग। अब बैंक जब बोरिंग लेती है 15 दिन के लिए लेती है, और छोटा मोटा बोरिंग थोड़ी लेती है। बैंक सीधा लेके 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ कुछ इस कदर। हर्षद मेहता ने कहा बोला 15 दिन के लिए मेरे को ये दे दो, मैं तुमको अच्छे रिटर्न और कमीशन के साथ इसको वापस करूंगा। जितना बैंक 15 दिन के लिए 200 करोड़ 400 करोड़ लेती थी, हर्षद मेहता पूरा उठा के लगा देता था स्टॉक में। तो अब हर्षद मेहता का एपेटाइट बढ़ गया, जितना सेबी सेल कर रहा था हर्षद मेहता उसके ट्रिपल स्पीड में परचेस कर रहा था। पहले हर्षद मेहता परचेस कर रहा था, सेबी डबल स्पीड में सेल कर रहा था। अब सेबी डबल स्पीड में सेल कर रहा था, हर्षद मेहता ट्रिपल स्पीड में परचेस कर रहा है। और जब ये बैंक को लोन वापस करने की जरूरत आती थी 15 दिन बाद और शेयर की प्राइस खस्ता हालत में रही, तो हर्षद मेहता दूसरी बैंक को पकड़ता था जिससे इंटर कमर्शियल बोरिंग ज्यादा लेता था, इन बैंक को रिपे करता था, वो बैंक का बोरिंग वापस डालता था। मतलब ये सिस्टम जो इंडिविजुअल में लगा रहा है, हर्षद मेहता ने उसको बैंक में लगाना शुरू कर दिया। और बैंक भी खुश, मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक ऑफ कराड़, दोनों मस्त बैंक, उनको जबरदस्ती का अच्छा खासा तगड़ा कमीशन मिल रहा है, अच्छा खासा बैंक कमा रही है, ब्रांच मैनेजर डबल खुश क्योंकि उनको गिफ्ट मिल रहा है हर्षद मेहता की तरफ से, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी तो कुछ होगा। हर्षद मेहता ने ऐसा गेम इंडिविजुअल का बैंक में खेलना शुरू किया। और जब बैंक्स ने इसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई यार इतना बोरिंग कहां से ले, तो हर्षद मेहता ने यहां तक कगार पार कर डाली, बोले बैंक रिसीट इशू करनी है ना, मॉर्गेज थोड़ी देना है, तो एक प्रॉपर्टी के खिलाफ करो ना 5-10 बैंक रिसीट इशू, तुम्हारा क्या जा रहा है? अल्टीमेटली जब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे मैं रिपे करूंगा, तो इन्वेस्ट तुम सभी लोग रिपे करने वाले हो। मतलब एक प्रॉपर्टी के खिलाफ एक बैंक रिसीट इशू हो सकती है, तो हर्षद मेहता ने एक प्रॉपर्टी के खिलाफ 10 बैंक रिसीट इशू करवा दी। अल्टीमेटली बड़ी बैंक चेक करने थोड़ी आई, उसके हाथ में बैंक रिसीट आई, वो उनका लीगल इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा था। हर्षद मेहता ने ऐसे वर्थलेस बैंक रिसीट बनाए 52 से 55। मतलब टेंटेटिवली पर बैंक रिसीट अगर आप 100 करोड़ रुपए भी पकड़ लो तो पूरा फ्रॉड यही सामने आ जाता है, 4-5 हजार करोड़ का फ्रॉड। अब अल्टीमेटली हर्षद मेहता ने किया क्या, 10 स्टॉक्स को जमा किया। उसमें से एक था एसीसी सीमेंट्स जो सबसे ज्यादा उस वक्त हिट हुआ, और तब से लेकर आज तक के ब्लू चिप इन्वेस्टर्स BSE 30 इंडेक्स में गिना जाता है क्योंकि हर्षद मेहता ने उसको हिट मारा है। एसीसी सीमेंट स्टॉक को पकड़ा जब हर्षद मेहता ने इस शेयर की प्राइस के अंदर इन्वेस्ट किया था इंडिविजुअल बोरिंग लेते हुए, तो शेयर की प्राइस थी 200 रुपए। हर्षद मेहता ने शूट किया, सेबी ने एसीसी सीमेंट्स को बेचा, हर्षद मेहता ने और शूट किया, सेबी ने और बेचा, हर्षद मेहता ने इंटर कमर्शियल बोरिंग बैंक के लिए और शूट किया। हर्षद मेहता ने 200 रुपए का शेयर प्लस कर के छोड़ा पर शेयर, 10,000 रुपए पर शेयर जो 200 रुपए का सेल हो रहा था। जब हर्षद मेहता ने इसको बेचा तो नियरली 9,500 रुपए के प्योर प्रॉफिट पे बेचा होगा। सेबी संभाल नहीं पाया, सेबी बेच नहीं पाया, उतना हर्षद मेहता ने खरीद लिया, उतना। मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ कराड़, ऐसा बोला जाता है, अभी रूमर है या रियलिटी आई डोंट नो, अगर ये इसी सिस्टम में और 2 साल चलते थे ना तो इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स के अंदर ये 2 बैंक के नाम रहते थे। अगर सिर्फ 2-3 महीने बैंक चलती तो इतना फंड इन बैंक के पास जमा हो गया था। मतलब उन बैंक के पास हर्षद मेहता को जैसे इतना फंड जमा हो गया था कि मार्केट में अगर कोई दूसरी बैंक लोन दे रही है 12% इंटरेस्ट रेट से, तो ये सब 8-10% में देने के लिए रेडी थे। इतने फंडिंग जिनके पास आ गए थे हर्षद मेहता की वजह से। अल्टीमेटली जब फ्रॉड सामने आया, 4,000 करोड़ का फ्रॉड सामने आया, स्ट्रेट अवे 4,000 करोड़ प्लस का फ्रॉड सामने आया, ये तो ऑन पेपर। हर्षद मेहता ने इस पैसे से, उस वक्त एक नई कार लॉन्च हुई थी लेक्सिस, आज आपको लेक्सिस देखने को मिलेगी, बट उस वक्त इंडिया में जिसके पास लेक्सिस है वो मतलब तुम्हारे सपनों के औकात के भी ऊपर का आदमी माना जाता था। लेक्सिस, इसका जो फ्लैट था बांद्रापाली हिल्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्लैट के अंदर, बंगले के अंदर, फ्लैट नहीं, बंगले के अंदर गोल्फ कोर्स था, बंगले के अंदर गोल्फ कोर्स था, ऐसा इसका बंगला था। रिचेस्ट ऑफ द सिचुएशन में अगर किसी ने इंडिया में देखे होंगे तो हर्षद मेहता ने, और मेन बुल रन तो हर्षद मेहता ने दिखाया, और इसका दिमाग भी
एकदम सही। ऐसा नहीं कि भाई 500 करोड़ है सीधा घुसड़ दिया ना, प्राइस 100 पे है 2 करोड़, प्राइस आएगी थोड़ी सी ऊपर और 5 करोड़ और ऊपर और 5, ऐसा। तो इसने फ्रॉड बैंक्स तक पैसे के साथ नहीं किया है, इसने फ्रॉड ना पब्लिक के सेंटीमेंट के साथ किया है। प्रॉब्लम वहां है। अगर ये सीधा 300-400 करोड़ डालता था ना, कोई दिक्कत नहीं थी। इसने क्या किया, पब्लिक को भी यूज किया प्राइस बढ़ाने के लिए। अगर मैं तुमको बोलूं कि कोई शेयर अभी 100 रुपए पे है और वही शेयर 10 मिनट बाद 105 पे है, वही शेयर 15-20 मिनट बाद 110 पे है, वही शेयर 20 मिनट बाद 115 पे है, वही शेयर 2 घंटे बाद 130 पे है, तुम भी 2 मिनट के लिए सोचोगे साला इसके अंदर इन्वेस्ट करो। हर्षद मेहता ने नहीं किया। हर्षद मेहता बोले मेरे पास, क्योंकि सब सेबी शेयर बेचने पे आया था, तो हर्षद मेहता को ये मालूम था कि मैं मेरे वन फंड्स लगा सकता कि सेबी को कितना तोड़ूंगा, तो हर्षद मेहता ने पूरे पब्लिक को मोटिवेट किया सेबी के खिलाफ जाने का। अगर सेबी शेयर बेच रहा है ना, तो हर्षद मेहता 5 करोड़ डालेगा, फिर वापस 5 करोड़ डालेगा, फिर 10 करोड़ डालेगा, फिर 10 करोड़ डालेगा, फिर 15 करोड़। जहां उसको लगता था कि प्राइस थोड़ी सी भी टूटेगी, वहां हर्षद मेहता पैसा डालता था, जिससे वो शेयर नीचे आया ही नहीं, शेयर नीचे आया ही नहीं, पब्लिक का सेंटीमेंट पूरा शेयर के अपवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है। अब तुम खुद सोचो, मैंने 2 मिनट के अंदर तुमको प्राइस रेंज बोला, तुम खुद सोचने लगे यार इसके अंदर इन्वेस्ट करूं। यही तो इंडिया के तमाम पब्लिक के साथ होगा। एंड दिस इज हाउ द हर्षद मेहता फर्स्ट ऑफ ऑल शोड बुल रन टू इंडिया। द बिग बुल ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं बोला गया, उसने पब्लिक को बताया ऐसे बुल रन बनाया जाता है। और जब शेयर की प्राइस आसमान छूने लगी, हर्षद मेहता छोड़ो, कहा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर लाखों शेयर होल्डर्स ने फॉर्चून बनाया है ये बुल रन के अंदर, लाखों। मतलब अभी भी कुछ अगर तगड़े शेयर होल्डर्स, तगड़े इन्वेस्टर अगर होंगे ना कोई मुंबई वगैरह दलाल स्ट्रीट में, आपको ऑन पेपर या कोई बोलेगा नहीं, बट देयर आर मेनी पीपल इन द मुंबई जिन्होंने हर्षद मेहता को इतना कमा लिया कि उसी के भरोसे पे आज उनके स्टॉक ट्रेडिंग चल रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। दैट इज हर्षद मेहता। जब ये न्यूज मार्केट में आया ना, मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर ने छत से कूद के जान दे दी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पेनल्टी सेबी ने ठोका, 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड व्हिचएवर इज हायर। और बैंक ने जितना भी प्रॉफिट रिसीव किया था उसका 3 टाइम बैंक को पे करना था। ब्रांच मैनेजर ने छत से कूद के जान दे दी। एक विजया बैंक करके आपने सुना होगा, ये विजया बैंक ने इन 2 बैंक्स को लोन दिया था और विजया बैंक के पास 10 से 12 वर्थलेस फेक बैंक रिसीट मिली, जिसका टोटल वैल्यू था 2200 से 2300 करोड़ के आसपास। विजया बैंक के ब्रांच मैनेजर ने भी जान दे दी। 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने जिस दिन फ्रॉड पकड़ा गया, शेयर की प्राइस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेबी ने स्टॉक मार्केट 1 महीने तक बंद रखा था। बीएससी 1 मंथ तक, पूरी इंडिया की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई पीरियड नहीं है जब स्टॉक मार्केट 1 महीने के लिए बंद रहा। इलेक्शन में भी 4 दिन बंद रखते हैं, 5वें दिन खुल जाता है। कोई गवर्नमेंट इमरजेंसी आज तक नहीं आई, ना वॉरफेयर एक्टिविटी आई जिसने स्टॉक मार्केट 1 महीने के लिए बंद रखा। हर्षद मेहता इकलौता बंदा है जिसने 1 महीने तक इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट को बंद करवाया, सब कुछ छुट्टी, सिर्फ प्राइस न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ में आया? तब से एसीसी सीमेंट्स जो आया है बीएससी 30 इंडेक्स के अंदर, तब से लेके एसीसी सीमेंट्स नीचे नहीं गया, एसीसी लिमिटेड। दिस इज हाउ यू वर्क। जब फ्रॉड के लिटिगेशन सेलिगेशन शुरू हुए, 762 केसेस अगेंस्ट 1 पर्सन, इकलौता बंदा कटघरे में खड़ा था 762 केसेस को लेके। गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं था इसको एंटरटेन करे, और जस्टिस बहुत जल्दी चाहिए था, तो भी इनको जस्टिस निकालते निकालते 9 साल लग गए, तब निकल गया। अब हर्षद मेहता के डेथ के ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी है, उसने सुसाइड किया या मर गया या मार दिया, किसी को नहीं मालूम। और आप उसके न्यूज ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मतलब कुछ नहीं। ये था, इसने जब फ्रॉड किया 1992 में, सेबी सिर्फ 5 साल का था। सेबी खुद 1988 में बना है। सेबी छोटा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। हर्षद मेहता ने कान के नीचे बताया, बड़ा वजह बोले क्या फालतू की जिंदगी में तेरे ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हर्षद मेहता ने कान के नीचे नहीं बजाया होता ना, सेबी अभी तक सुधरा नहीं होता। ये 25 करोड़ वाला जो पेनल्टी तुम देख रहे हो ना, मिनिमम 1 करोड़, ये सब हर्षद मेहता की देन है। सेबी की इतनी फट गई थी उस वक्त कि सेबी ने पूरे रूल्स रेगुलेशन सब चेंज कर डाले। पेनल्टी के अमाउंट्स पूरे दुनिया की हिस्ट्री में इतना इन्फ्लेशन इन द पेनल्टी अमाउंट्स, इतना हाइक इन द पेनल्टी अमाउंट दुनिया में कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। पहले पेनल्टी लगती थी 50,000 से 1 लाख। हर्षद ने कान के नीचे बजाया, क्या फालतू की बोले, चने फुटाने के भाव खेल रहे हो, कौन से मार्केट में खड़े हो? सेबी 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ लगाएंगे। ये हालत है सेबी की। सेबी को समझ में नहीं आया, कान के नीचे बजी तो ये कान से हवा जा रही है, ये कान से हवा जा रही है। सच्चे में ये सर्किट ब्रेकर, सर्किट फिल्टर आप देख रहे हो ना, हर्षद मेहता बाबा का प्रसाद है। क्योंकि उस वक्त इसने एक शेयर की प्राइस को ऐसा ऊंच नीच कर दिया था। अभी सर्किट ब्रेकर 5%, 100 का शेयर 105 कर दिया, ट्रेडिंग बंद, कोई हाइक ही नहीं कर सकता। 100 का शेयर 150, हाँ ब्लू स्टॉक 30 इंडेक्स, ब्लू चिप और आईपीओ के केस में सर्किट्स नहीं लगते, बट जहां पे भी लगते हैं सेबी अलाउ ही नहीं करता। पोटेंशियल, कंपनी के पोटेंशियल से ज्यादा आप कंपनी की प्राइस को लेके नहीं जा सकते। आप हर्षद मेहता हो या आप भगवान हो, सेबी को फर्क नहीं पड़ता। एक बार 5% छू लिया, उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। 2 बार 5% छू लिया, हफ्ते भर के लिए ट्रेडिंग बंद। 5 बार छू लिया, शेयर ही डिलिस्ट। सेबी रिस्क नहीं लेता, तो यही नहीं बोलू, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, हर्षद मेहता बनाना नहीं है। इसी के स्कूल में पढ़ा हुआ एक और बंदा निकला था 1997 में स्टॉक मार्केट को चेंज करने के लिए। 1999 में केतन पारेख, इसके पास पैसा नहीं था, पर स्कूल तो वही थी, प्रिंसिपल हर्षद मेहता ही थे। तो केतन पारेख ने क्या किया, 100-200 स्टॉक ब्रोकर को पकड़ा मुंबई की, ठीक है, सबका झुंड बनाया और सबको बोले कि इस दिन इस समय इस शेयर में इतने पैसे डालना। बात तो वही होनी थी। जैसे स्टॉक मार्केट को पता चला सेबी को कि ऐसा एक बंदा सेम स्कूल से बाहर निकला है, ग्रेजुएट होके, सेबी ने उसने ट्रेड शुरू किया। स्टॉक मार्केट इधर 1001 पॉइंट इधर उधर होने वाला था, उसको वही बंद कर दिया। इमीडिएट ऑर्डर, सीज, खत्म। कब तक सीज?
2017 दिसंबर तक, 2017 दिसंबर को केतन 2017 नहीं 2018 दिसंबर को केतन पारेख के ऊपर से बैन हट गया। सेबी ने इमीडिएटली 5 दिन के अंदर नया बैन बैठा दिया 2022। बैठा रहे बोले रिस्क ही नहीं लेना, लेना ही नहीं है रिस्क। क्या डैमेज, मुझे एक बात बताओ, इसमें डैमेज हुआ या नहीं हुआ? अब बच्चे मेरे को पूछते हैं हर्षद मेहता ने गलत क्या किया? जो न... मैं बोलूं कुछ? हर्षद मेहता ने शेयर को मैन्युपुलेटिवली हाइक किया है। पहली चीज आप जरा समझो, whether company had a potential to shoot its price to 10,000 plus. Understand one thing first. Whether company have a potential to shoot its price to 10,000 plus? No, purely no. First case. मैं होल्ड सब आ रहा हूं, सबका आंसर दूंगा। दूसरी बात, सर कहीं रूल भी तो नहीं लिखा है ऐसा आप कर नहीं सकते। इंडिया में या दुनिया में पहला मर्डर होने के पहले भी किसी ने रूल नहीं लिखा था कि आप मर्डर कर नहीं सकते। पहली चोरी होने के पहले भी किसी ने रूल नहीं लिखा था कि आप चोरी कर नहीं सकते। पहला भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के पहले किसी ने लिखा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कर नहीं सकते। पहले डाउरी देने के पहले भी किसी ने रूल नहीं लिखा था कि आप डाउरी दे नहीं सकते। पहला ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के पहले भी किसी ने रूल नहीं लिखा था कि आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर सकते हो। लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस। रूल नहीं है दैट मीन्स यू कैन गो ऑन डैमेजिंग टू एनीवन दैट डज नॉट डिजर्व अपलॉज, दैट ओनली डिजर्व्स द रूल्स। ऐसा दुनिया में कोई लॉ नहीं है जो कॉन्सिक्वेंस में आया नहीं। इसलिए तुमको पहले लेक्चर में ही ये सिखाया कि लॉ इज ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंस। तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि भाई एक्शन को प्रेडिक्ट करके लॉ बनाया जाए, तो ये नहीं हो सकता। और प्रेडिक्ट करके तुम एक्शन को लॉ भी बनाओगे तो बहुत घटिया लॉ बनेगा, क्योंकि तुमको समझ ही नहीं पाएगा कि बंदा किस तरीके से एक्शंस लेता है। तो तुम ये बोलोगे कि हर्षद मेहता ने फ्रॉड करने के पहले रूल नहीं था, तो रूल तो बेटा कोई भी इंडिया में फ्रॉड हुआ उसके पहले कोई रूल नहीं था। इंडिया में पहले रूल ही नहीं था। अरे ह्यूमैनिटी में ही रूल नहीं था, जीने का भी कोई रूल नहीं था। क्यों बनाने पड़े? जब ऐसे फ्रॉड हुए तब बनाने पड़े। सो नॉट हैविंग द लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज टू डैमेज अ पब्लिक। दूसरी बात, तेरे को करना ही था ना फ्रॉड, तो फिर फेक बैंक रिसीट्स क्यों बनाई? वो भी तो गलत है। एक प्रॉपर्टी एक बैंक रिसीट, सही बात है। तीसरी बात, चलो फाइन, कहीं रूल नहीं है, कुछ नहीं, फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। एक चीज तो मेरे को इतना समझा दो कि जब आप ये पूरी चीज कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग में चोर है। देयर इज समवेयर 1% कल्प्रिट माइंड इन्वॉल्वड एट द पर्सन डूइंग द सेम। अगर उसके दिमाग में कल्प्रिट माइंड नहीं होता तो ना ही फेक बैंक रिसीट बनते थे और ना ही आप पब्लिक को यूज करते हो। और गलत क्या किया हर्षद मेहता ने? तुमने खुद ने फ्रॉड किया रहता अकेले ने तो गलत नहीं है, तुमने पूरे पब्लिक को इसमें यूज किया, सभी पब्लिक को यूज किया। सर पर हमने तो किसी को इन्विटेशन नहीं दिया था कि आओ हमारे साथ में इन्वेस्ट करो, हमने तो किसी को नहीं बोला, पब्लिक खुद होकर इन्वेस्ट करने लगी। देयर इज वन टर्म, भेड़ चाल, सुना है? All the ships go in a direction where the first ship goes. तुमने पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दिया, बट तुम अगर किसी भी चीज को इस तरीके से डिराइव करते हो which ultimately leads to an attraction of the public, तो भेड़चाल एनीवे शुरू होनी है। और ये किसी एक शेयर के साथ नहीं, ये तुम दुनिया के किसी भी टर्म के साथ ले लो, भेड़चाल शुरू होगी। एप्पल आईफोन 1 लॉन्च्ड लीड्स टू एंटायर सेलफोन इंडस्ट्री चेंज। हाँ, अब उसमें ऐसा हुआ कि एप्पल के आईफोन लॉन्च की वजह से लोगों को एडवांटेज हुआ, बट वेदर दिस लीड टू एडवांटेज? व्हाट डू यू थिंक? जिस बंदे ने 500,000 2,000 5,000 10,000 पे जिसने शेयर परचेस किया होगा, जब स्टॉक मार्केट एक महीने के लिए क्लोज हुआ और एसीसी सीमेंट्स का शेयर डीलिस्ट हुआ, हर्षद मेहता ने तो शेयर बेच के खुद का फॉर्चून बना लिया। व्हाट अबाउट दोस पीपल जिन्होंने हर्षद मेहता के पहले शेयर नहीं बेचा और जिनका शेयर ही डीलिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट क्लोज होने की वजह से? मैंने आपको बोला कि हर्षद मेहता के इस फ्रॉड में कई सारे लोगों ने फॉर्चून बनाया, बट आई विल टेल यू देयर इज 10 टाइम्स मोर नंबर ऑफ दोस पीपल जो इसके अंदर फॉर्चून ना बनाते हुए पूरी की पूरी वेल्थ गवा बैठे। व्हाट अबाउट दोस? उनका खामियाजा कहां कौन भुगतेगा? रूल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मन मर्जी से चलो। कल सवेरे उठ के ब्रश करने का भी कोई रूल नहीं है, किसी को ब्रश करवाने का भी रूल नहीं है। लो जहर लो करवाओ, परसों नया लॉ बन जाएगा, नो वन शॉल ब्रश विद पॉइजन, सिंपल। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, देखो इन सब चीजों में सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है। क्वेश्चन 1, वेदर देयर इज अ कल्प्रिट माइंड, यस और नो। इफ इट इज यस, तो फिर किसी रूल की जरूरत नहीं ये प्रूव करने के लिए कि वो गलत है। एज सिंपल एज दैट। फिर रूल नहीं भी रहा तो भी गलत है, रूल रहा तो भी गलत है। समझ में आया सबको? हाँ, एक चीज का आप क्रेडिट इसको दे सकते हो, स्मार्टनेस। वो इसलिए तो मैं इतने आदर से नाम लेता हूँ, आदरणीय परम पूज्य जी ने स्वर्गवासी घोटाला केसरी हर्षद मेहता। दैट इज फॉर स्मार्टनेस, कि हाउ स्मार्टली ही प्लेड विद द सिचुएशन फॉर एंटायर पीरियड ऑफ 6 months। दैट इज फाइन, उसके लिए उतना क्रेडिट उसका बनता है। बट वी वुड हैव बीन मोर सिविलाइज्ड एंड मोर हैप्पियर अगर उसने इतना ही स्मार्टनेस थोड़ा पॉजिटिव वे में लगाया रहता। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, दुनिया और सोसाइटी बनती किस चीज की वजह से? बाय यूजिंग योर स्मार्टनेस एंटी पीपल और बाय यूजिंग योर स्मार्टनेस प्रो पीपल। प्रो पीपल, तुम्हें क्या लगता है रतन टाटा, राकेश झुंझुनवाला, अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति क्या ये चीज नहीं कर सकते? कल जाकर रतन टाटा, राकेश झुंझुनवाला ने डिसाइड किया कि हमको पूरे स्टॉक मार्केट को एक दिन में हिला देने का है। इट वोंट टेक देम इवन 1 hour टू डू दिस थिंग।
और उस वक्त भी नहीं लगता था। 1992 में नारायण मूर्ति ने डिसाइड कर लिया लेता कि मेरे को ये चीज करनी है, क्या उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया होगा? क्या उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी? उनको 1 घंटा नहीं लगता था पूरे स्टॉक, आज भी नहीं लगता उनको 1 घंटा स्टॉक मार्केट का पूरा चेहरा मोहरा चेंज करने के लिए, और मिनिमम 2 महीने के लिए स्टॉक मार्केट बंद रखने के लिए, अगर रतन टाटा डिसाइड करे तो। बट डिड दे डू सो? तुम भगवान किसको मानते हो? रतन टाटा, नारायण मूर्ति। बचपन में मम्मी किसी को एग्जांपल ये नहीं देती कि बेटा बड़े होकर हर्षद मेहता बनना। मम्मी एग्जांपल देती है बेटा बड़े होकर रतन टाटा बनना है, नारायण मूर्ति बनना। दैट इज अ डिफरेंस, वेदर यू आर यूजिंग योर इंटेलिजेंस एंटी पीपल और यूजिंग योर इंटेलिजेंस प्रो पीपल। समझ में आ रहा है? इससे सोसाइटी में चेंज होता है। द वे यू लीड द सोसाइटी डिसाइड्स योर फ्यूचर, एंड डूइंग दिस इज नॉट ग्रेटर देन लाइफ। व्हाट इज ग्रेटर देन लाइफ? यूजिंग योर इंटेलिजेंस प्रो पीपल। ये तो तुम सेल्फ के लिए कोई भी कर सकता है, इट इज नॉट ग्रेटर। उस चीज में बहुत दम लगता है जो तुम्हारे लाइफ से बड़ी है। डूइंग समथिंग ग्रेटर देन योर लाइफ टेक्स लॉट्स ऑफ गट्स एंड इंटेलिजेंस। डूइंग दिस थिंग्स व्हिच आर नॉट इवन लार्जर देन योरसेल्फ, इट डजंट टेक एनीथिंग। समझ में आया? सिर्फ एक सवाल, whether there is a culprit mind or whether there is not. If there is yes to culprit mind, तो तुम उसको रूल में बोलो या ना रूल में बोलो, फ्रॉड ही है, भले ही वो कोर्ट ऑफ लॉ में बच जाए। ठीक है? लोग गाड़ी चलाते हुए लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं, बाद में ये प्रूव होता है कि गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही थी। लोग वाइल्ड लाइफ एनिमल को मार देते हैं, बाद में ये प्रूव होता है कि नहीं, उसने सुसाइड कर लिया हिरन ने, कि वो जिंदगी से परेशान हो गया था, हिरनी ने उसको धोखा दे दिया, सो डू थिंक दिस थिंग्स डिजर्व। सबको सच्चाई मालूम होती है। So your intelligence, हाँ, उसके बाद में आप काफी अच्छी चीजें भी करते हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, चैरिटी करते हो, लोग पब्लिक हेल्थ करते हो, बट दोज आर ऑब्वियसली डिबेटेबल इश्यूज। ठीक है? लोग AK-47 लगते हैं सेफ्टी के लिए, रिवॉल्वर की जगह पे। या ऑल दिस थिंग्स हैपन। मैं ये नहीं बोल रहा ये सही है गलत है। अब ऑब्वियसली जिसने गाड़ी चढ़ाई है, जिसने हिरन को मारा, उसने उससे बड़ी चैरिटी की होगी। दैट मींस व्हेन यू आर यूजिंग योर इंटेलिजेंस एंटी पीपल, यू आर शिफ्टेड फ्रॉम दैट फेज ऑफ लाइफ टू यूजिंग योर इंटेलिजेंस प्रो पीपल। दैट इज गुड, और इसे अपन लाइफ कह सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तुम अगर घर पे AK-47 रख रहे हो, दैट इज योर एंटी पीपल, नाउ यू आर यूजिंग इट टू प्रो पीपल। तो ये चेंज कभी भी अच्छा है, ये इनमें आना चाहिए था, नहीं आया। अब विजय माल्या 7-8 हजार करोड़ का फ्रॉड करके यूएस भाग गया, किसी को भी मुंह दिखाए गाली तो खाएगी, वीडियो आए देखे। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हर्षद मेहता के वक्त उस वक्त सेलफोन्स नहीं थे लोगों के पास, तो तुमको क्या लगता है अगर उस वक्त मल्टीमीडिया सेलफोन लोगों के पास होते, इन्वेस्टर के पास होते, तो इन्वेस्टर इसको छोड़ते थे? इन्वेस्टर तो चौक के अंदर बांध के पत्थर से मार डाले। सहारा का नाम सुब्रत राय का खराब हुआ, लोगों ने डाला। अभी सिर्फ ऐसा है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गए हैं, इसलिए फ्रॉड रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे तो लोग एंजॉय कर रहे थे, अभी एंजॉय नहीं कर सकते। आप कहीं भी दुनिया में भागो, तुमको लोग अभी। अब विजय माल्या ने इस बार क्यों बोला आपको कि मैं 70% डेट या 40% डेट पे करने के लिए रेडी हूं, मेरे को इंडिया में आने दो? क्यों बोला? क्योंकि जब उसको बाहर जाके वहां गालियां पड़ी, इज्जत खराब हुई, तब जाके उसको समझ में आया कि इतना पैसा कमा के भी कोई फायदा नहीं है। तुमको दिन में हर जो बंदा मिलता है वो तुमको गाली देता है, एंड इफ यू हैव 50 करोड़ और 1000 करोड़ इन योर बैंक अकाउंट, डज इट मैटर? ना, मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं करता पर्सनली, क्योंकि मेरे को एक सिंपल चीज, 3 रूल याद रखना, 3 पिलर के ऊपर लाइफ चलती है, हेल्थ, सक्सेस एंड रिलेशन। विजय माल्या की हेल्थ अच्छी है, सक्सेस के मामले में उसने बहुत पैसा कमा लिया, बट एंजॉय किसके साथ करेगा? और जो जिसके साथ भी एंजॉय करेगा वो उसको अच्छे दोस्त के नजर से नहीं देखेगा, वो उसको मनी बैंक के नजर से ही देखेगा, क्योंकि देख ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई सिंपल, यूजिंग योर इंटेलिजेंस प्रो पीपल और एंटी पीपल, ये चीज को याद रखना। अब समझ में हर्षद मेहता क्यों गलत था? बोलो। नो, intention of credit card company is also bad, ऐसा लोग कहते हैं। Tell me one thing, if you do not have funds and you swipe the credit cards, it is for your benefit. It might be disputable matter, but जितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो भी ये सोचते हैं कि यार मुझे पैसा यूज करने के लिए मिल रहा है 1 महीने तक के विदाउट इंटरेस्ट रेट, व्हाई डोंट यू डू इट? वहां म्यूचुअल बेनिफिट आप बोल सकते हो कि भाई क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड चार्जेस लेती है, जो भी लेती है, बट यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग द बेनिफिट। 2 चीजें चल सकती है, एक तो वो सामने वाले पर्सन पब्लिक के बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा और आपको घंटा कुछ नहीं मिल रहा है, या ऐसा कि आप भी कमाओ मैं भी कमाऊं। क्रेडिट कार्ड इज लाइक दैट। ठीक है, बोलो। सी अंडरस्टैंड। सवाल है कि सर एसीसी का गुब्बारा बन गया था, अभी स्टॉक मार्केट में ऐसे कंपनीज नहीं है क्या जो जिनका गुब्बारा बना है? बहुत है, बट मुझे एक बात बताओ, सी अंडरस्टैंड, बहुत हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन, आई एम रादर स्पीकिंग अदर देन स्टॉक मार्केट अबाउट दिस। हमारे दिमाग में इतना मिसकंसेप्शन होता है कि एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ और एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी शुड वर्क आइडियलिस्टिकली, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड, गॉड डज नॉट हैव दिस गेम। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज वैसे ही चलनी चाहिए जैसे आइडियलिस्टिक है, कि भैया कंपनी की जो वैल्यू है उतनी उसका शेयर का प्राइस होना चाहिए। दिस इज नाउ हाउ दिस गेम वर्क्स। तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, स्टॉक मार्केट के प्राइस का गुब्बारा बने, किसी कंपनी के प्राइस का गुब्बारा बने, उसकी प्राइस हाइक हो, आप ये चीज को समझो कि अगर कंपनी के वर्थ नहीं है और उसके प्राइस का गुब्बारा बना है, तो ऐसी भी कंपनीज है जिनकी वर्थ है पर जिनकी प्राइस डाउन है। एंटायर सोसाइटी वर्क्स ऑन एवरेज लेवल, कि भाई सब अच्छा बुरा मिला के इट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो है ना, बहुत कंपनीज है जिनके प्राइसेस का जबरदस्ती गुब्बारा बनाया गया है, बट वेदर दैट चेंज द रियलिटी, इट डज नॉट, यू शुड वर्क विद इट। ओके, और कोई दिक्कत?
चलो डन, किसी को लिख, हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, हु डिसाइड्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट। कितने लोग डिमांड कर रहे हैं और कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं, इट इज द सेम इक्वेशन, इकोनॉमिक्स, सिंपल एज दैट। क्लियर? ये लिखना है किसी को? फोटो निकाल लो, फोटो, जिंदगी फोटो में ही जा रही है अपनी, ठीक है, बट वो अल्टीमेटली फटा। और ऐसी भी कंपनी है जो डिवैल्यूड है, लेट्स टेक एग्जांपल टाटा। टाटा स्टील का शेयर है, मैं नियरली उस शेयर के अंदर पिछले 7-8 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहा हूं और उस शेयर का कभी भी प्राइस हाइक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है ऑलवेज अंडर वैल्यूड शेयर। क्यों? 150 साल का हिस्ट्री है कंपनी का, 150 साल का, 150 साल का मार्केट में गुडविल है, फिर भी कंपनी का शेयर उसके नेट एसेट वैल्यू से कम जा रहा है। ऐसी भी कंपनीज है, बट हियर द रियलिटी वर्क्स, ठीक है। तो अब तुम्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, यू शुड थिंक ऑन अ वाइडर टर्म्स। तुम्हें अगर करना है तो कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, नेवर एवर इन्वेस्ट विथ द इंटेंशन ऑफ 1 month, 2 months और 6 months। ऑलवेज इन्वेस्ट विथ द इंटेंशन ऑफ 1 year प्लस, अदरवाइज यू कांट बी मल्टी बैगर। 1 साल के ऊपर का ही इंटेंशन होना चाहिए, तो ही आप मल्टी बैगर हो सकते हो। मैंने आपको एक रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल दिया था, नहीं दिया? एशिया मोटर्स, क्या बात करें, 2000 सुन लो तो आपको मल्टी बैगर क्या होता है समझ में आएगा। और एशिया मोटर्स सुना है, जिसके ट्रक आते हैं, ठीक है, लंबा कंपनी है। एशिया मोटर्स का ब्रांड है रॉयल एनफील्ड, जो हार्ट थ्रॉब सभी यंगस्टर्स का ड्रीम होता है कि डग 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 वाली बाइक चाहिए, उसके ऊपर एक ही सीट लगी होनी चाहिए जिसके ऊपर सिर्फ मैं ही बैठूंगा, उसमें भी मिलिट्री कलर चाहिए, ठीक है। जैसे वुमेन में फेमिनिज्म होता है, वैसे लड़कों में बुलेटिज्म होता है रॉयल एनफील्ड, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर रॉयल एनफील्ड वाली बाइक अगर आप 2001 में परचेस करते हैं, 2001, इट वुड हैव कॉस्टेड यू अराउंड 60,000 रुपीज और 55,000 रुपीज। 2014 में अगर आप सेम रॉयल एनफील्ड को बेचो तो उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है शोरूम में, अगर आप उसको बेचो तो 1-1.5 लाख में बेच सकते हो। मतलब जो आपने 60,000 में परचेस की इन 2014 अगर अच्छी मेंटेन बाइक है तो 1.5 लाख तक। बट वही अगर 55,000 रुपीज अगर आपने 2001 में एशिया मोटर्स के शेयर में डाले रहते विदाउट परचेसिंग रॉयल एनफील्ड, 2014 में वो 55,000 रुपीज की टोटल वैल्यू कंपेयर टू इट्स शेयर्स वाज 4.5 करोड़ रुपए। गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, इट इज अ मल्टी बैगर। तो जितने लोग 2001 से लेके रॉयल एनफील्ड परचेस किए, जब मेरे को दिखते हैं मेरे को तो इट्स नॉट लाइक दैट। अब मैं मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट इट्स योर अप टू प्रायोरिटीज। बट ये मल्टी बैगर है, और मल्टी बैगर आज तक का कोई भी मल्टी बैगर ये 5 साल से कम वाला नहीं है। तुम्हें अगर सच में इन्वेस्ट करना है, मेरा ये थीसिस है, मैं क्यों बोलता हूँ रिटायरमेंट लेना है मेरे को, 40 साल तक का आई एम गोइंग टू सिलेक्ट टॉप 15 to 20 कंपनीज जो फॉर्चून खोलेंगे ऐसे, और जितना एक्स्ट्रा पैसा है उसके अंदर डाल के रख देना 15 to 20, ठीक है। उसमें से 2 भी चल पड़े, 10% प्रोबेबिलिटी 2 भी चल पड़े, रिटायरमेंट प्लान कंप्लीट, ठीक है। बिकॉज इट नॉर्मली बॉक्स पकड़ के तुमको इतना दे देगा, 55,000 का अगर 4.5 करोड़ हो सकता है तो पॉसिबल है, पर उतना दिमाग भी होना चाहिए, नजर भी होना चाहिए, प्रमोटर का, डायरेक्टर का एनालिसिस भी होना चाहिए, हर चीज का एनालिसिस होना चाहिए। एमआरएफ का मल्टी बैगर मतलब वो मल्टी मतलब अर्थ बैगर हो गया, यू कैन नॉट कंपेयर दैट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। तो आपने भी, और अपने पास नॉलेज है, अपन सीए कर रहे हैं, तो अपन नहीं करेंगे तो और कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन इंडिया में ये सब चीजों को समझने वाला। चलो, सो यहाँ पे आपका सेक्शन 12A खत्म होता है। 12A का टेक्स्ट बहुत एब्रप्ट है, लेकिन इसको इस एंगल से देखना कि मार्केट मैनिपुलेशन और मोडस ऑपरेंडी रॉन्ग मोड ऑफ ऑपरेशन। एक बार सब जन बोलो, वर्ड क्या है? मोडस ऑपरेंडी। सब जन बोलो क्या है? मोडस ऑपरेंडी इज रॉन्ग। करोड़ की फटेगी। निकालो, फोटो खींच लो। Chain of the school known as Kaushal Public School. A member shall not act as a principal. ये किस बारे में है, इसको हम समझा दूं। सिंपल सी बात है, जरा ध्यान देना। अगर हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बोली थी कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं डिसीजन मेकिंग मेंबर्स और दूसरे होते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स, राइट। ट्रेडिंग मेंबर्स मतलब कौन? ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेर खान, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, ये सुनो। अभी जो ट्रेडिंग मेंबर्स है, वी कॉल देम एज अ ब्रोकर। ब्रोकर तो खुद कभी ट्रांजैक्ट नहीं करता, ब्रोकर हमेशा इन्वेस्टर के बिहाफ पे ट्रांजैक्ट करता है। बोलो हाँ है ना। अब समझो ऐसा हुआ, नॉर्मली कैसा ट्रांजैक्शन होता है? देखो, नॉर्मल ट्रांजैक्शन, देयर इज इन्वेस्टर, वी कॉल हिम इन्वेस्टर 1, ठीक है। Investor 1 goes to broker, that is broker 1. Broker 1 goes to stock exchange, execute a contract.
with broker 2 and broker 2 then report to investor 2. बराबर है, बोलो हाँ है ना? ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसा ना? समझो अभी अगर ऐसा हुआ, हम जो कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर रहे हैं, देयर इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन। अगर समझो इन्वेस्टर है ही नहीं और ब्रोकर खुद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या करना चाहता है? इन्वेस्टमेंट। तो ब्रोकर खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। देखो, जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ब्रोकर के थ्रू, तो इन्वेस्टर हुआ प्रिंसिपल और ब्रोकर क्या हुआ बोले बार उसे? एजेंट। समझो बोलो हाँ है ना? पर यहां पे ब्रोकर खुद ही इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब ब्रोकर यहां पे एजेंट हुआ या प्रिंसिपल हुआ? जोर से बोलो, क्या हुआ? प्रिंसिपल हो गया। अब उन्होंने बोला है ब्रोकर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या ब्रोकर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आंसर दिया है नहीं। ब्रोकर कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी थर्ड पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अ ब्रोकर कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट विथ अनदर ब्रोकर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब यह बात जरूर हो सकती है कि यह ब्रोकर खुद इन्वेस्टर हो, खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हो एज अ प्रिंसिपल, जैसे ब्रोकर 1 कर रहा था। यह भी हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि यह ब्रोकर किसी इन्वेस्टर के बिहाफ पे वर्क कर रहा हो, जैसे इन्वेस्टर 2 के बिहाफ पे वर्क कर रहा हो। इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। समझ में आ रहा है? मतलब एक तो ये ब्रोकर खुद के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहा हो या सेल कर रहा हो, या इन्वेस्टर के बिहाफ पे वर्क कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया दूसरा ब्रोकर क्या कर रहा है। दिस इज इररिस्पेक्टिव, दिस इज इररिस्पेक्टिव फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्स्ट ब्रोकर। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या B1। सिर्फ ये देखना है कि ब्रोकर 1 ने सिर्फ ब्रोकर से ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3, ब्रोकर 4 वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लैरिटी आ रही है कंसेप्ट में? वापस बोलो, जो ब्रोकर 1 है वो खुद प्रिंसिपल है, वो खुद इन्वेस्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किससे? सब जन बोलो, किससे? ब्रोकर 2। जोर से बोलो, किससे कर रहा है? ब्रोकर 2। क्या वो थर्ड पार्टी से सीधा डील कर सकता है? नहीं। वो किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ब्रोकर, बोलो किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ब्रोकर 2। ब्रोकर 2 खुद भी प्रिंसिपल हो सकता है या ब्रोकर 2 एजेंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इधर ब्रोकर 2 कैन बी प्रिंसिपल और ब्रोकर 2 कैन बी एजेंट। अब यहां क्या बोला है कि ब्रोकर 2 क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ब्रोकर 2 होना जरूरी है। ब्रोकर 2 क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रोकर 2 होना जरूरी है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रोकर 1 डिस्क्लोजर देगा, इधर बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट या आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन 3 days। विद इन हाउ मेनी डेज बोले बार उसे? 3 days। बिफोर एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद इन 3 days राइटिंग में डिस्क्लोजर देगा कि वो एजेंट नहीं, वो प्रिंसिपल है। वो एजेंट नहीं, वो क्या है बोले पर? प्रिंसिपल। सो सेकंड ब्रोकर को भी आइडिया रहे कि वो प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस खुद ये ब्रोकर बियर करेगा। सेकंड ब्रोकर भले ही प्रिंसिपल हो, भले ही एजेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ब्रोकर के डिस्क्लोजर की हम बात कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं क्या कह रहा हूं? जो बोले सुनो, ये किस बात के लिए? सिंपल सी बात है, जो ब्रोकर बना है, जो खुद प्रिंसिपल है, उसने इतना बोलना है कि मैं प्रिंसिपल हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट के पहले या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के 3 दिन के अंदर। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ बोलना है, भले ब्रोकर तो खुद प्रिंसिपल या एजेंट हो, उसको कोई लेन देन नहीं, सिर्फ ब्रोकर 2 होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ब्रोकर से किया जा सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, जो बोले सुनो, सो कॉन्ट्रैक्ट आप सिर्फ ब्रोकर से कर सकते हो, वो एजेंट प्रिंसिपल उसका लेन देन नहीं, ये खुद का डिस्क्लोजर दे रहा है कि ये प्रिंसिपल है। तो सिंपली अगर आप इसको इस व्यू से देखो तो आपको ये समझ में आएगा, हर ब्रोकर ने खुद का ही डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि वो प्रिंसिपल या एजेंट है। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ब्रोकर 1 भी प्रिंसिपल है खुद के लिए, ब्रोकर 2 भी प्रिंसिपल है खुद के लिए, तो डिस्क्लोजर दोनों देंगे। तो डिस्क्लोजर दोनों देंगे ना, ब्रोकर 1 खुद के लिए देगा, ब्रोकर 2 खुद के लिए देगा। लेकिन अगर ब्रोकर 2 एजेंट है तो ब्रोकर 2 कोई डिस्क्लोजर नहीं देगा। हर ब्रोकर ने खुद के लिए डिस्क्लोजर देना है कि वो प्रिंसिपल है या एजेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोवाइडेड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ब्रोकर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोले बार उसे? ब्रोकर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी यस और नो? क्लियर है इसको? ये चीज को याद रखना। बोलो। He don't has to invest. He will either want to purchase a shares for his own self or he want to sell a share for his own self. He can do it through his own portal. For example, Sher Khan want to purchase the shares for himself. Then Sher Khan can purchase through its own portal. Just he has to disclose that he is a principal. Okay, they don't will use a portal as a zero da. No, broker 2 is working for himself or for investor. That is their own problem. Just broker 1 who is working him as a principal, वो खुद के पोर्टल से ही काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि शेर खान will invest through Zerodha. No, शेर खान will invest through शेर खान only, but he should contact only with another broker, not with any third party. Any other broker, doesn't matter. So it can be any broker, Zerodha, Anand Rathi, Motilal Oswal, Sher Khan, anything can be there. मारे यहाँ खाओगे बाद में खाओगे। Obviously he is a शेर खान, तो शेर खान से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ना। I am just telling कि broker 2 can be any broker, ठीक है, except obviously for broker 1. That is a sense. समझ में आया पक्का? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जो से बोले सुनो, कंसेप्ट समझ में आया पक्का? एवरीबॉडी क्लियर है?
पीछे पक्का क्लियर है सबका? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो और उसको टेक्स्ट को पढ़ लो। जब टेक्स्ट को पढ़ोगे थोड़ा और समझ में आने के चांस है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। आपको इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखना है आप खुद के हिसाब से लिख सकते हो, बाद में बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता ही है कंपलसरी, ठीक है? और वो मैं ये भी बोल दूं व्हाट्सएप पे सॉल्व करने लायक नहीं होता। यही लाइव में सॉल्व नहीं होगा, व्हाट्सएप पे का घंटा सॉल्व होगा। थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट अगर तो ब्रोकर जो है वो थर्ड पार्टी को कभी भी डिफ्रॉड कर सकता है। क्लियर है? दैट्स व्हाई थर्ड पार्टी सेफ रहना चाहिए, इसलिए थर्ड पार्टी से रिस्ट्रिक्टेड। आप डील करो सिर्फ ब्रोकर से। कंप्लेंट 13 पे, ठीक है? नीले बेटा मत्ती नहीं करायची इथे, बाबा शिकवतात। हमारे जो युवराज है वो आ गए हैं यहाँ पे, मतलब स्टूडियो में। देखना चाहोगे आप? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आज। क्यूटी। सो हाय बना, सबको हाय बोला हाय। इसका नाम है नीले, ये मेरा बेटा है। मेरे चेहरे के ऊपर तरफ देख के लगता नहीं कि मेरा बेटा होगा करके, पर ये मेरा बेटा है। ही इज नाउ 10 months old। हाय चला तो बाबा शिकवलं, टाइमपास नहीं करायचं, ठीक है? इनका सबका सीए फाइनल का एग्जाम है, ये मेरे को मारेंगे, ठीक है? और तू भी पढ़ाई करना है बड़ा होके, है ना? शट गया ना? स्टूडियो का दरवाजा खुला रहा कि वो आ ही जाता है, कंफर्म आ जाता है स्टूडियो में देखने के लिए कि पप्पा इसमें करते क्या रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। सबसेक्शन नंबर 13 देख के थोड़ा आपका मूड भी फ्रेश हुआ होगा। यही चेहरा देख देख के आप परेशान हो गए होंगे, तो एटलीस्ट एक अच्छा फ्रेश चेहरा आपको अभी दिखा। वेरी गुड, लेट्स गो। पर हम टाइम पास नहीं कर सकते, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए नहीं तो मैं काफी अच्छा इंट्रोडक्शन इसका दे रहा था, बट नॉट ए इशू, ठीक है? लेट्स गो। वेयर एनी इंश्योरेंस इज टेक That's it. The videos has been, I mean, taglines has been completed. I'm closing the video.